हल्ला नहीं, ये ऐसे कौन बैकमिन पूछता है? बैको तो जरा, आधा इंटर कर जाओ फिर उसके बाद पूछो। आओ, हल्ला कोई नहीं करेगा, ठीक है? आइए शांति से बैठिए, हल्ला नहीं करना है। चलिए देखिए सब लोग इधर, क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ो। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन? ये है बेसिकली मनुष्य के हृदय का चित्र बनाइए, ठीक है? बना हुआ है तथा उसके बारे में क्या बताना है, वर्णन करना है, यानी जो आपका चित्र बना के उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है? एक्सप्लेन करने में अथवा वही है हृदय का हिस्सा हो गया है, ठीक है? हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र यानी अपना इमेज बना के, ठीक है? हाँ, जब भी हृदय का चित्र याद कर लो, मनुष्य का, आपके जितने भी सिस्टम है ना, किडनी यानी वृक्क का हो गया, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए, पेपर पे जितना ज़्यादा बना लो घर पे, और नोमेनक्लेचर जैसे मैंने बोला वैसे ही एक साइड में, ठीक है? जितने भी हैं वो वन साइड में अपना नोमेनक्लेचर कीजिए, इधर देखिए, ठीक है? और क्या हो जाएगा आपका अपना एकदम क्लियर, जो क्लीन होता है ना, जितना भी बनाना है बच्चे की तरह ही क्यों ना बनाओ, लेकिन क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है? कभी नहीं बनाने आ रहा हो तो एक चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि जो भी हम इमेज बना रहे हो कभी भी गंदा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? नहीं, इतना क्लीन बना के रखो, बच्चे की भी तरफ बोल लेना कि नॉर्मल आप इस तरीके से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग में इतने, हम लोग अपने BAMS डॉक्टर वाले एग्जाम में ऐसा करके बना के आते हैं, ठीक है? बस उन लोगों को क्या चाहिए कि कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, और क्या है यहाँ पे क्या नहीं है, उस तरीके से उसको एक्सप्लेन करके आओ। इमेज होना तय है, जब भी हो कहीं पे भी हो, थोड़ा सा भी अगर इमेज नहीं भी लिखा हुआ है ना, आपको लग रहा है कि आप आधा मिनट में बना सकते हो, ठीक है? इमेज उससे रिलेटेड कुछ भी थोड़ा सा तो बना के निकल जाओ, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है? तो ये आपका, अब हम लोग नामांकित चित्र जो ये बोला है यहाँ पे, जब हम हर्ट पढ़ा चुके थे तब भी बताया हुआ है आप लोग का, ये अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सीजन ही चल रहा है। इधर फिर ये पीछे कौन लिख रहा है कंटिन्यूअस? अभी क्यों लिख रहे हैं? बोला गया है अभी क्लास चल रहा है इधर, तो ये लिखो, और नहीं तो इसी से रिलेटेड जो है वो भी बोला हुआ है कि जो हम अलग बोलते हैं बस वो लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पे बैठे हुए इधर उधर नहीं घूमना है, मतलब दिमाग बैठे यहाँ रहे, दिमाग कहीं और चलाएं। पढ़ने आते हो तो सिर्फ पढ़ाई यहाँ पे फोकस कीजिए, 1 घंटा की बात है, बाकी घूमते रहो। अब देखो ये किसका इमेज है? हृदय का। किसका है? हृदय का। हृदय का इमेज है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे बेसिक चीजें बना लेनी है, ठीक है? कि हृदय का ये दो, ठीक है, ऐसे अलिंद और निलय, ठीक है? ये दो तरीके से बेसिक हो गया, बन गया। अब एक अलिंद है, एक निलय है। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? अलिंद, और नीचे वाला निलय। अब अलिंद वाले में अब फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसको भी बांट दो, ठीक है, और नीचे वाले को भी बांट दीजिए, ठीक है? इस तरीके से बंटने से क्या हो जाएगा, आपका जो अलिंद है वो दायां और बायां में बदल जाएगा, ठीक है? और ये भी क्या हो जाएगा, दायां और बायां में बट जाएगा। तो ये आपके 4 वेस में वाले हृदय तैयार हो गए, ठीक है? अब इसमें आपको फिर एक कॉमन चीजें क्या बनानी है कि क्या होता है, हमारे शरीर से सारे जो अशुद्ध रक्त है उसको वहन करने वाला कौन होता है? ऐसा नहीं याद है किसी को? सीरा होगा कि धमनी? अलिंद वहन करेगा, क्या होगा? सीरा। और धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है, और पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर धमनी, ये आपके हार्ट तक पहुंचाएगा, हृदय तक पहुंचाएगा। कौन? सीरा, धमनी नहीं, सीरा, अशुद्ध रक्त को, ठीक है? तो फिर अगला आपको क्या बनाना है, ऐसे सोच के ही, यानी कि एक ऐसा हमको पाइप या नली बनानी है, किससे जुड़ी होनी चाहिए आपके? ये कौन सा है, दायां है कि बायां है? दायां। दायां अलिंद से जुड़ी हुई होनी चाहिए। दूसरा ये, ठीक है? ये देखो, ये जो दिख रहा है इस तरीके से एक ऐसा बना दो पाइप, ठीक है? ये पाइप में इस तरीके से डायरेक्शन दे दो कि पूरे शरीर से ये अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके जा रहा है? दायां अलिंद में। कहाँ लेके जा रहा है? दायां अलिंद में। ये आपका दायां अलिंद रह गया, तो अशुद्ध रक्त को लेके चले, ये भी बन गया, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट भी याद होती चली जाएंगी, और इस याद होने से आपको इमेज भी याद हो जाएगा। कोई प्रैक्टिस भी नहीं भी करोगे ना, तब भी एक बार में बना के आओगे। तो ये हो गया, चला गया आपका। अब अशुद्ध रक्त कहाँ गया है? दायां अलिंद में। कहाँ गया है? दायां अलिंद में। अब दायां अलिंद से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? ये बायां हो गया क्या? डायरेक्शन तो वही है ना, क्या है ये? दायां नीलय। कहाँ जाएगा? दायां नीलय में। तो दायां नीलय में ब्लड आया है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये सोचना है
कि यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ गेट लगे हुए रहेंगे। यहाँ पे जो गेट लगे हुए रहेंगे उसका क्या नाम है? कौन सा कपाट? त्रिदलीय कपाट। क्या नाम है यहाँ पे? त्रिदलीय कपाट। तो बस ये 3 दल वाला बना दो, 3 ठो, और उसको क्या लिख देना है? त्रिदलीय कपाट। तो ये हो जाएगा तीसरा नाम। अब उसको ऐसा ओपन करके दिखाना है, तब तो हमारा ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? दाया नीले में। कहाँ आएगा? दाया नीले में। अब दाया नीले से ब्लड कहाँ जाएगा? आपको लग रहा है क्या बाएं में जा रहा है? कहाँ जाएगा? देखो कहाँ जा रहा है, ये देखो यहाँ से जिसका डायरेक्शन है वो इस तरीके से ये लेके जा रहा है, ये दिख रहा है? अब क्लियर हुआ? ठीक है, यहीं पे ये ब्लड जो हमारे यहाँ आया था, अब वो इसके थ्रू जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसका नाम क्या है बोलो? ये नहीं है आपका, ये आपका पड़ता है पुल्मोनरी आर्टरी। बेसिकली ये है आपका, ये है, 1 है, 2 है, ऐसे जब बैठेंगे, ठीक है, इधर बैठ गया ये, क्या नाम इन लोगों का? महाधमनी। लेकिन इसमें भी से भी और क्या है? फुफ्फुस धमनी। क्या है ये? फुफ्फुस धमनी। मेन याद रखो, फुफ्फुस धमनी इसका नाम है। ठीक है, तो ये फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस जो वर्ड ऐड हुआ है, ठीक है, इससे क्या पता चल रही है किसके पास जाएगा? ये जो महाधमनी, सॉरी, ये फुफ्फुस धमनी जो, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलो। फेफड़ा। हाँ, थोड़ा अच्छा से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, फेफड़ा में जाएगा, यानी फुफ्फुस मतलब क्या होता है? फेफड़ा ही होता है। तो फुफ्फुस धमनी अगर वर्ड ऐड हो गया तो आपको पता चल जाएगा ना ये फुफ्फुस के पास ही जाने वाला है, तो इसको भेज दो। ठीक है, कहाँ जाएगा ये? लंग्स के पास, यानी फेफड़े के पास जाएगा ये। वहाँ पे क्या करेगा? जाएगा ब्लड। तो अभी अशुद्ध रक्त था ना, ये अभी अशुद्ध रक्त की कहानी चल रही है, तो अशुद्ध रक्त घूमते हुए कहाँ चला गया? लंग्स के पास, फेफड़े के पास चला गया। ठीक है, यानी फुफ्फुस के पास, फुफ्फुस धमनी के थ्रू होते हुए। अब यहीं पे वर्ड ऐड है क्या? धमनी। तो यहीं पे आता है क्वेश्चन कि जैसे अभी हम बोले थे कि धमनी में क्या? शुद्ध रक्त वहन होता है, लेकिन यहाँ पे धमनी है, लेकिन कैसा रक्त जा रहा है यहाँ पे? अशुद्ध रक्त। तो ये क्या आ जाता है? आपके एक्सेप्शन में आ जाते हैं, यानी अपवाद में आ जाते हैं कि फुफ्फुस धमनी ऐसा धमनी है जहाँ पे क्या होता है? अशुद्ध रक्त का वहन होता है। तो फुफ्फुस ऐड हो गया ना, तो बस याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये अशुद्ध रक्त आपका कहाँ चला जाएगा? फुफ्फुस के पास। वहाँ पे क्या होगा? शुद्ध होगा। वहाँ पे क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। यानी ये भी मैंने पहले से बताया हुआ है। ये इस तरीके से आपका एल्वियोलाई रहता है। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होगा? अब यहाँ से ये O2 ले लेगा और यहाँ से जो अशुद्ध यानी कि CO2 है वो उसको दे देगा। अब यहाँ से हम लोग लंग्स से बाहर कर देते हैं, ठीक है, एक्सपायर करके। तो इस तरीके से बाहर चला गया। अब ये शुद्ध रक्त, यही O2 का लिया हुआ ज़्यादा कंसेंट्रेशन वाला, वापस से आएगा। वापस से आने वाला देखो ये है, ये दिख रहा है, ये 2 आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, 2 4 करके होते हैं। तो इसके थ्रू ये क्या हो रहा है? आ रहा है, ये शुद्ध रक्त आ रहा है। कैसा रक्त आ रहा है? शुद्ध रक्त। अब यहाँ पे भी एक और होता है, इधर क्या चल रहा है उसको यहाँ तक एक्सप्लेन करके बताइए। तो फर्स्ट बेंच पे बैठ के हल्ला करती हैं आप, पता है आपको? फर्स्ट बेंच पे इतना ले अलग ही बात चल रहा है। ठीक है, हम ही झूठ बोल रहे हैं, मान लेते हैं हम। चलो देखो इधर, ठीक है, ये आपका क्या हुआ? शुद्ध रक्त आ गया ना। अब अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि अशुद्ध रक्त का वहन कौन करता है? सीरा या धमनी? अशुद्ध रक्त का वहन कौन करता है? सीरा करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या उनसा सीरा लिखा हुआ है? फुफ्फुस सीरा। अब फुफ्फुस सीरा लिखा हुआ तो ये तो सीरा है भाई, लेकिन यहाँ पे लेके कौन सा आ रहा है? शुद्ध रक्त आ रहा है ना। तो शुद्ध रक्त, तो यहाँ पे भी एक अपवाद आ जाता है कि आपका सिराओं में भी आपको जो शुद्ध रक्त वहन करने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? फुफ्फुस सीरा कहलाएगा। तो एक ये अपवाद हो गया धमनी और सीरा दोनों में। तो दोनों में आपके फुफ्फुस वर्ड ऐड हो जाएंगे, तो अपने काम जो कर रहे थे उससे अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे आपका ब्लड यहाँ पे कहाँ आया? कौन सा लिंद में? बायां लिंद में आ गया। ठीक है, बायां लिंद से अब कहाँ आएगा? भेज दो इधर दायां नीले में। कौन दायां नीला बोल रहा है? ठीक है, बायां अलिंद से कहाँ आएगा? बायां नीला में। बायां अलिंद से आपका बायां नीला में आ जाएगा। तो इसके लिए भी गेट लगे हुए हैं ना इसके। तो ये जो गेट लगे हुए हैं यानी कपाट, इसके कौन सा कितने हैं? कौन सा कपाट है? त्रिदलीय या द्विदलीय? द्विदलीय कपाट लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 ही गेट लगे हुए हैं। ठीक है,
इसको याद करने के लिए किसी को कंफ्यूजन नहीं होता है 3 और 2 में, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, इधर आपके राइट साइड वाले दाया में क्या होगा 3 और बाया में 2, ठीक है। 2 कपाट से गुजरते हुए हमारा रक्त कहाँ जाएगा, बाया नीले में। अब बाया नीले से क्या है, शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा। अब इसका डायरेक्शन देखो, ये इधर आया है, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका जा रहा है इधर, इसको देखो, ये जो महाधमनी से मैं बोल रहे थे, ये इसका ये है एक्चुअली में, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से ब्लड गुजरते हुए कहाँ चला गया, महाधमनी में। ये आपका आर्च ऑफ अयोटा कहलाता है, अगर इंग्लिश में अयोटा, ठीक है। ये सबसे बड़ी धमनी है आपके बॉडी में। यहाँ के हार्ट पे धमनी ये देखोगे ना, इतना मोटा रहता है। हम लोग डाइसेक्शन करते हैं तो देखा जाता है, इतना आपको दीवार भी मोटी रहती है और इतने मोटे यहाँ पे इसकी आपकी होती है, ठीक है। पूरा जैसे ओसोफेगस और ये सब आसपास में ही रहता है, पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन आपका आर्च ऑफ अयोटा जा रहा है। खैर ये यहाँ से निकलता है तो पता चल जाता है। और आपको यहाँ पे तो इतने सिंपल नज़र आ रहे हैं ना कि बटे हुए, तो काट के दिखा रहा है। रियल में हार्ट आपको अलग ही इस तरीके से नजर आएंगे पूरा, और पूरा जब बड़ा वाला रहेगा तो और इतना सब कुछ अगर अटैच रहे तो फिर पता नहीं चलेगा दाएं किधर है बाएं किधर है, कौन ऊपर नीचे मालूम ही नहीं चलता है। फिर भी ऊपर नीचे भी समझ ले आदमी, ठीक है, कि ऊपर का आपका बेस और इधर एपेक्स थोड़ा पतला है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हम लोग को पहचानने में, दायां कौन सा है बायां कौन सा है, लेफ्ट राइट ऐसे ही करते रह जाते हैं। फिर वही है हमारा पहचानने का तरीका, एक ये फिर ये, ठीक है। 4 पुलमोनरी मतलब आपके जो फुफ्फुस सिराएँ हैं, इधर जो सिरा है उसके जरिए फिर हम लोग पहचानते हैं। फिर आपके नीला वगैरह को भी, ठीक है। हाँ डाइसेक्शन के तब बता रहे हैं ना हम लोग को, वो जो भी डॉक्टर बनेगा आगे जाके वो उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा शुद्ध रक्त कहाँ चलाया, महाधमनी में। कहाँ चलाया, महाधमनी में। महाधमनी से कहाँ जाएगा, महाधमनी से ब्लड कहाँ जाएगा, रक्त, हाँ ये भी फेफड़ा में ही जाएगा, सबको फेफड़े में ही जाना है। शुद्ध हो ही गया तो फेफड़ा में जाके क्या करेगा, पूरे शरीर में जाएगा। सिंपल सी बात है, अभी पूरे शरीर में जाएगा, सबको चाहिए ना शुद्ध ऑक्सीजन, तो ये पूरा शरीर को फैला के भेज देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा पूरे शरीर में फैल गया। फिर वैसे ही पूरे शरीर में फिर वो ऑक्सीजन को यूज कर लिया, CO2 का दे देगा, तो फिर से हमारा ये सिरा के पास आ गया। इस तरीके से साइकिल चल रही है हमारी। रक्त जो है हृदय में 2 बार आया, दिख रहा था ना, एक बार आपके पूरे शरीर से आया और फिर एक बार लंग्स से आया, तो 2 बार आया। वही रक्त आपका 2 बार घुमा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विसंचरण का आपका ये पद्धति है ब्लड। ये आप समझ में आ गया। इससे क्या हुआ, आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया और इसके जरिए आप इस इमेज को बना भी सकते हो, ठीक है। हम लोग तो ऐसे डब्बा बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट, ये मतलब दायां बायां करके समझाने के लिए इस तरीके से, लेकिन यही बनाना ये डब्बा में, डब्बा उसके लिए जिसको एकदम नहीं बनाने आता है। नहीं नहीं, पहले ये सीखो, वो नहीं होता है। एक होता है कोई बच्चा कि एकदम से वो, ठीक है, तो उसके लिए डब्बा होता है, पर वो भी नहीं। इतने लोग चलते ही इसको बनाते फिरते हैं, है ना, फ्री में, तो इतना नहीं कर सकते हैं। बस डबल हृदय बनाना है सबको। अब यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ नहीं, इससे आपको पाइप निकाल देने बन जाएंगे। तो सबको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया, कितना काम तक कितना लिखना है वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये हो गई है। अब है आपकी हृदय की संरचना का वर्णन इस प्रकार से, यानी जो अभी संरचना बना था जिसके बारे में मैंने काम भी समझा दिया और उसके संरचना का भी वर्णन हो गया। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा है संरचना के बारे में। क्या होगा, इधर सुनो सब लोग। मनुष्य का हृदय 4 भागों या 4 कोष्ठों में बटा रहता है। अब जो ये कॉन्सेप्ट समझता है उसको ये सब रटने की ज़रूरत है, वो लिखेगा ना खुद से, ज़रूरत है कि हम याद करें ये सब चीज़ें। अग्र 2 भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, एलिन, एक बायां एक दायां, ठीक है। फर्स्ट 2 भाग क्या कहलाएगा, नीलय, उसमें भी एक दायां एक बायां। इस तरीके से अलिंद एवं बायां नीलय के बीच में क्या होती है, द्विदलीय कपाट होती है। और यहाँ नीला के बीच में क्या होती है, त्रिदलीय कपाट होती है। दोनों में आपका बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड वो आपको बताया हुआ, ठीक है। ये हम यहाँ पे ये बता रहे थे आपको कि अगर कभी भूल जाओ तो हम लोग जैसे इंग्लिश में बाई का स्पीड पढ़ते हैं, ठीक है, तो बायां करके बायां बाई ऐसे करके याद करते हैं
कि बायां वाले जो साइड में होगा क्या होगा, बाई का स्पीड होगा। तो ऐसे याद रहता है वो हमेशा, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। बाएं नीले का संबंध अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा महाधमनी के साथ, दाएं नीले का अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा फुफ्फुस धमनी के साथ। अब ये क्या चीज़ है, ये जिसको याद रहेगा उसके लिए है, नहीं भी याद है इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बेसिक जो जितनी थी वो आपकी चलेगी। ये जो अब जा रहा था ना, ये देखो फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी है इधर, ठीक है। अब ये फुफ्फुस धमनी है तो इससे जाएगा। अब कहीं पे भी जाने के लिए गेट तो लगे हुए रहेंगे ना। अब इसका इधर बना देते हैं। अब ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, गया ऊपर, तो बिना गेट के तो रहेगा नहीं, यहाँ पे भी गेट लगे हुए रहेंगे। गेट इसलिए रहते हैं ना कि मान लिया जाए सारे का सारा जब ब्लड ऊपर चला गया तो नीचे क्या है, ग्रेविटी आएगी ना, खींच लेगी। अगर गेट नहीं बंद होगा तुरंत से तो सारा का सारा ब्लड क्या हो जाएगा, नीचे वापस से आ जाएगा यहीं पे। तो गेट जो होना ज़रूरी है, तो उसी को कपाट इसलिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्धचंद्राकार बोला है ना, वो इस तरीके से आपका रहेगा। अर्धचंद्राकार दिख रहा है, ये जो हम बना रहे हैं आधा ऐसे दिखा, हम लोग ऐसे में ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये अर्धचंद्राकार बनते हैं, ओपन होते हैं। दोनों में रहेंगे, महाधमनी वाले में भी रहेंगे। ये मैंने किसका बनाया था, इधर फुफ्फुस धमनी का, ठीक है। महाधमनी भी ओपन हो रहा है ना यहाँ से, ठीक है। तो इस वाले में भी क्या रहेगा, अर्धचंद्राकार कपाट रहेगा। तो यही वो लिखा हुआ और कुछ नहीं। आ गया समझ में, ये अर्धचंद्राकार कपाट, ये हो गया यहाँ तक। फिर क्या है, हृदय की क्रियाविधि। संरचना तो हो गई, दायां नीले बायां सारा हो गया। संरचना क्रियाविधि क्या होगा, हृदय के अलिंद व नीले के संकुचन यानी सिस्टोल वाला, जो मैंने पहले भी समझाया था आप लोगों को, वह शिथिलन, दोनों क्रियाएं होती है। हृदय में क्या होता है, अलिंद जो है और नीले दोनों में क्या होता है, संकुचन और शिथिलन की क्रियाएं होती है। मतलब क्या, मैंने ये जो हाथ वाला बताया था आप लोगों को, याद है किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या था, मैंने इसको क्या बनाया था, अलिंद बनाया था, और इसको क्या बनाया था, नीलय, ठीक है। तो ये अलिंद रहा, ये नीलय है। अलिंद संकुचित होगा तो इसका ब्लड सारा कहाँ आएगा, नीलय में। नीलय संकुचित होगा तो इसका ब्लड कहाँ जाएगा, कितना बढ़िया है, अलिंद से नीलय, नीलय से अलिंद, तो फिर तो कहीं जाएगा नहीं ब्लड, फिर तो हृदय में ही रह जाएगा। ये बाकी दो जो पाइप लगाए हुए थे वो क्या कर रहे थे, अभी नहीं देखा गया। अलिंद जब संकुचित हुआ तो उसका ब्लड कहाँ आया, नीलय में। नीलय जब संकुचित होगा तो कहाँ जाएगा ब्लड, पूरे शरीर में ही जाएगा सिर्फ। अब यहाँ पे ये समझना है कि जो नीले में है, अगर दायां बायां नीले है, ठीक है, तो बायां नीले से कहाँ जाएगा ब्लड, पूरे शरीर में। कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में। किसके थ्रू जाएगा, फुफ्फुस होगा, महाधमनी के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में जाएगा। और आपका जो दायां नीले है उसमें वो कहाँ जाएगा, फुफ्फुस, फुफ्फुस सिरा होगा, यहाँ पे भी धमनी है, फुफ्फुस धमनी, वो कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। तो इस तरीके से इसका काम है। तो संकुचन और शिथिलन तो दोनों कर रहा है ना, ये संकुचित हुआ, फिर धीरे साथ में आपसे आपका शिथिलन हो जाएगा, ठीक है। ये क्रिया एक निश्चित क्रम में निरंतर होती रहती है ना, ऑल द टाइम ये हो रहा है। ये रुक गया तो हम लोग रुक जाएंगे। हृदय की एक धड़कन या स्पंदन के साथ एक कार्डियक चक्र होता है, कार्डियक साइकिल जिसको बोला जाता है। एक चक्र में निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती है। पहला क्या है आपका, शिथिलन, ठीक है। इस अवस्था में दोनों अलिंद शिथिलन अवस्था में रहते हैं और उधर दोनों अलिंदों में एकत्रित होते हैं। क्या चल रहा है उधर, मतलब मुश्किल से 10 मिनट शांत रहे होंगे, फिर से फुसफुसाने लगा है सब। इधर देखो, पहला पॉइंट क्या बोला है, शिथिलन होगा, शिथिलन होगा, यानी कि देखो क्या चल रहा था, हम जैसे बताता था हमेशा क्या बताता है, संकुचित हुआ फिर शिथिलन होता है। तो शिथिलन हुआ तो पहला स्टार्ट तो हम शिथिलन से ही करेंगे ना बेसिकली। तो ये शिथिलन यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जब शिथिलन होते रहता है ना दोनों को दोनों, तब फिर आपके पूरे बॉडी से जो ब्लड है वो शिथिलन के समय में ही भर जाता है। किस समय भर जाएगा, शिथिलन के समय में ही। जो सिराएं से क्या आ रही थी, ब्लड आ रही थी ना, सिराओं के थ्रू कहाँ चली जाएगी, आपके दायां अलिंद में, ठीक है। तो देखो भर जाएगा। इस अवस्था में दोनों अलिंदों में, शिथिलन अवस्था में रक्त भरते हैं दोनों। दायां अलिंद में कहाँ से आएगा ब्लड, पूरे शरीर से, किसके थ्रू, सिराओं के थ्रू, ठीक है। और आपका बायां अलिंद में कहाँ से ब्लड आएगा, फुफ्फुस सिरा से। कहाँ से आएगा, और कहाँ से आएगा ब्लड,
लंग्स से आएगा, ठीक है। वो जो ऐसे फैल रहा है तो उसी समय एक आपके फुफ्फुस सिरा से लंग्स से आ रहे हैं, ठीक है, और आपके पूरे शरीर से नॉर्मल सिरा जो है उसके थ्रू दायां अलिंद में आ रहा है। तो बायां दायां अलिंद वाला समझ में आया, दोनों में ब्लड भरेंगे, ठीक है, दोनों में ब्लड भर चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, अलिंद का संकुचन, ये 11 नहीं है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अलिंद संकुचन, अब अलिंद का क्या होगा, संकुचन होगा। अलिंदों में संकुचित होने वाले अलिंद संकुचन कहलाते हैं, सिंपल बात है। संकुचित होगा तो क्या कहलाएगा, संकुचन ही कहलाएगा। इस अवस्था में अलिंद नीलय कपाट खुल जाते हैं। अलिंद और नीलय के बीच में जो कपाट है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और अलिंदों से रुधिर कहाँ चले जाते हैं, नीलयों में चले जाते हैं, ठीक है। दोनों साइड में आपका एक साइड द्विदलीय कपाट खुलेगा, एक साइड त्रिदलीय कपाट खुलेगा, दोनों साइड से। मैंने बोला था कैसे संकुचित हुआ, तो संकुचित होने से कहाँ आ गया, नीले में आ गया ना, ठीक है। दोनों साइड आपका दायां अलिंद बायां अलिंद से कुछ पहले संकुचित होता है। दायां अलिंद के बारे में बोल रहा है, ठीक है, कि दायां अलिंद जो है वो बायां अलिंद से पहले, अलग तरीका है, ठीक है, पर आप ऐसे ही समझो नॉर्मली, तो ये भी चलेगा। इतना नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कॉमन इतना याद रखना। ये हम लोग की बात होती है, अलग अलग कब होता है। नीलय संकुचन मतलब नीलय का संकुचन होगा, अलिंद संकुचन हो गया तब किसका होगा, नीलय का संकुचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप अलिंद नीलय का पार्ट बंद हो जाते हैं। ये अलिंद नीलय का पार्ट बंद हो जाते हैं, समझ में आया। देखो इधर ये ब्लड यहाँ से आया तो यहाँ पे दोनों का पार्ट खुल गया था, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर, और यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर, ठीक है। अब वापस इधर जा रहा है, तो अगर ये यहाँ वाला गेट बंद नहीं होगा तो बैक टू द अलिंद के पास चला जाएगा, जो आप लोग बोल रहे थे अलिंद से नीला, नीले से अलिंद। तो ये तो नहीं होगी ना कहानी, और ये होनी भी नहीं चाहिए, फिर तो ब्लड हार्ट में ही घूमते रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों को बंद होना पड़ेगा, वही बोल रहा है कि अलिंद नीलय का पार्ट क्या हो जाएंगे, वापस से बंद हो जाएंगे, और ये कहाँ चला जाएगा, जगह बस फिर एक ही जगह मिलेगा ना, कि जहाँ पे जो ओपनिंग है तो यहाँ पे चला जाएगा। महाधमनी के अर्धचंद्राकार कपाट, वही महाधमनी के खुल जाते हैं और रुधिर महाधमनियों में चले जाते हैं। महाधमनी के भी खुलेंगे और आपके जो फुफ्फुस धमनी है उसके भी खुलेंगे, और दोनों में कहाँ हो जाएंगे, दायां से फुफ्फुस धमनी में और बायां से कहाँ जाएगा, महाधमनी में, ठीक है। ये कुछ नहीं है, घर पे बस नॉर्मली कुछ कुछ वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। और ऐसा इमेज एक कॉन्सेप्ट पहले इमेज बना लेना, उसके बाद लिखना चालू करना, तो बहुत अच्छे से लिख दोगे, ठीक है। पहले लिखने में आदमी भूल जाता है, लेकिन अगर पहले इमेज बना लो, उसका फंक्शन एरो डाल के ब्लड वगैरह लिख दो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नीलय शिथिलन क्या कहलाएगा, संकुचन के पश्चात नीलयों में क्या होती है, शिथिलन होती है, शिथिलन नहीं होती है, शिथिलन होती है। और अर्धचंद्रा का पार्ट क्या हो जाएंगे, वो अब बंद हो जाएंगे। बंद नहीं होंगे तो फिर तो वापस से ब्लड गिर जाएगा ना, तो ये बंद होना जरूरी है। नीलयों के भीतर रुधिर दाब कम हो जाता है, जिससे अलिंद नीलय का पार्ट खुल जाते हैं। अब वापस से अलिंद नीलय का पार्ट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब जो ये चल गया है इसमें ब्लड पूरा का पूरा खत्म हो गया है, तो ये बंद हो जाएगा। अर्धचंद्राकार का पार्ट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो बंद थे वो अब क्या हो जाएंगे, खुल हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, प्रेशर कम गया तब वो बंद रखने के लिए कोई जरिया नहीं मिलेगा, खुल गया। फिर वही शिथिलन में फिर से वापस आ जाएगा, तो फिर से ब्लड इधर से इधर भरना चालू हो जाएगा। काम समझ में आया, चित्र समझ में आ गया। अरे यार ये इमेज नहीं दिख रहा, चलो देखो इधर, पीछे वाला सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए। पहले भी आप लोगों को बता दिया गया है, जिसको ज़्यादा दिक्कत है वो पहले का भी देख सकता है। ये भी अब तो इतने आप लोग के लिए कि वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, जाके देख सकते हो। ये वाला भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जाके देख सकते हो इजीली। ये देखो, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन करें, ये भी एक इमेज में आता है। ये सब का भी इमेज सारे का क्या फिगर जो है, चित्र जो है वो बना बना के याद कर लेना है, बहुत कॉमन है, ये सब पूछा जाता है और बहुत ये सब आसान भी है इमेज बनाना, तो सही है, ठीक है। मादा जनन तंत्र क्या होता है, एक जटिल संरचना युक्त होती है। ये बना हुआ है आपका मनुष्य के मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग है, वो आगे लिखा हुआ है। उससे पहले क्या है, इमेज बना दिया गया है, ठीक है। तो ये इमेज भी बहुत आसान है। ये देखो, इसका लाइनिंग आपके पास जाएगा तो पता चल ही जाएगा। देखो
क्या सब फुसफुसाने लगे हो? देखो ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब लाइनिंग इस तरीके से ही बनाने हैं, सिंपली बन जाएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये क्या लगा देना है, ओवरी। ये ओवरी है इस तरीके से, यानी अंडाशय। ठीक है, लिखा हुआ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये क्या है, अंडाशय। ठीक है, बेसिकली हमको ये तो आप लोग के पास चला ही जाएगा, बस नाम समझ लो कि क्या है। ठीक है, ये क्या है, मादा जनन तंत्र का चित्र है। पीछे की दो बच्ची उधर तुरंत आपस में लग जाते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। नींद टूट रहा है या नींद आ रहा है सबको? हाँ, जिसको नींद आ रहा है वो चले जाओ। नींद आ ही रहा है तो नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाओ। ये आपका गर्भाशय का इमेज है। ठीक है, मादा जनन तंत्र में किसका है, प्रॉपर एक गर्भाशय का इमेज है, यानी कि यूट्रस का। इसको बनाने के सबसे आसान है, इस तरीके से बना दो। ठीक है, बनने के बाद इसमें क्या क्या पार्ट्स हमको लिखने हैं सो समझते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो ये मेन इतना पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, गर्भाशय। क्या है ये, गर्भाशय। ठीक है, उसमें ये फंडस का रीजन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंडस। ठीक है, ऐसे ये जो ये फूला हुआ है ना, इसका क्या बोलते हैं, फंडस रीजन। ठीक है, यहीं पे कोई भी अगर बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, बच्चा का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन के बाद वो वहीं पे बढ़ेगा। ठीक है, इसकी वृद्धि इधर ही होती है। क्या है दोनों का पता ना, फुसफुसाने से भी प्रॉब्लम होता है। क्या है, पीछे जगह नहीं है, पीछे जाके क्या करोगे, लास्ट भी है। इस पे जाओ, थर्ड बेंच पे। ठीक है, ये क्या हो गया, अंडाशय का इमेज हो गया, ये सिंपल बना लेना है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, जो ओवरी, ये जो गर्भाशय बना है, ये जो साइड का है, ये जो इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाले पार्ट बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी, एक तो हिंदी में लिखा हुआ है, हमको हिंदी वाला पता भी नहीं है, छोड़ो आगे देखते हैं, हमको सब इंग्लिश में हम फिर बता देंगे। ये नलिकाएं होती है समथिंग, देखो इधर क्या है सो। इसका भी इमेज पहले बता दिया गया था आप लोग को, यहाँ पे बस हम थोड़ा सा ये बताया है। चलो देखो इधर क्या है, पहला नंबर पे क्या हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बोला जाएगा आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, यानी कि मेन जो ऑर्गन होगा वो कौन हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, ये ओवम का निर्माण होता है, यानी कि अंड का निर्माण होता है, जो आपके क्या हो जाएंगे, शुक्राणु से मिलके आपके एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो भ्रूण को बनने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया ना, तब कहाँ पे अंड का निर्माण होगा वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका, वही अंड कोशिका बोलो। ठीक है, का निर्माण अंडाशय में होता है। ठीक है, इसलिए तो आशय, आशय मतलब क्या होता है, घर, रहने वाला। तो अंड का आशय अंडाशय कहलाता है, तो अंड कोशिका है तो इस तरीके से है। ठीक है, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड बन जाते हैं, यानी जो ओवम है वो बहुत समय, किस समय बोल रहा है, जन्म के समय में। अगर कोई फीमेल बच्चा जन्म ले रही है, ठीक है, तो उस समय ही उसमें ऑलरेडी क्या है, अपरिपक्व पहले से ही बहुत सारे जो अपरिपक्व ओवम है वो बहुत सारे बन के आ जाते हैं। जन्म लेने के बाद फिर नए निर्माण नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंड अपरिपक्व होने लगते हैं, बेसिकली परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, यही कहाँ पे स्टार्ट होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाया गया था। ठीक है, मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी पूरा लंबा क्लास लिया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है कि बच्चे लोगों की जो किशोरावस्था है, प्यूबर्टी है, बाहर निकाल दे, पीछे वाले को निकाल दे, बोलो। आप लोग जो लगता है ना फुसफुसाते रहता है, अच्छा खासा आवाज चलते रहता है कान में, बार बार बोला जा रहा है तो समझ ही में नहीं आता। चलो देखो, ये यौवनारंभ समझ में आया, प्यूबर्टी का है, जो 12 से स्टार्टिंग होता है ना, कि 12 वाले एज में क्या हो जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बोलते हैं
वो क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि वही यौवनारंभ होने पे क्या होता है, जो अपरिपक्व कोशिका है, अंड कोशिका है, वो क्या होने लगती है? परिपक्व होने लगती है। तो परिपक्व होने से क्या होगा, वो उसके बाद क्या होगा, 2 में से एक अंडाशय के द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। ये देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, यही क्या होगा, हर महीने क्या होगा, निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है, अंडाशय 2 है, राइट और लेफ्ट था, बनाया हुआ था ना अभी। तो ये दोनों में से अल्टरनेट डेज में आते हैं, ठीक है। यानी इस नवंबर मंथ में मान लिया जाए, नवंबर मंथ में राइट वाले से रिलीज हुआ है, तो अगले दिसंबर में किससे होगा, लेफ्ट वाले से रिलीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अल्टरनेट वे में अंडाणु का रिलीज करते हैं, यानी कि अंड कोशिका का रिलीज करते हैं। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। अब अंडाशय जब भी लिखना तो ये दोनों हार्मोन का नाम जरूर होना चाहिए। इतना लिखने के बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फीमेल बॉडी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, ये बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अंडाशय ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण किसी लड़की में, लड़की की तरह जो बिहेवियर है वो सिर्फ इसी दोनों हार्मोन के कारण आता है, सबसे ज़्यादा इस वाले एस्ट्रोजन, ठीक है। कि जो फीमेलनेस है वो इसकी वजह से, किस बात की इतनी खुशी हो रही है? बोलो बोलो, जो खुशी हो रहा है बोलो, सारा खुशी यहाँ पे बताएंगे कि क्या है एक्चुअली। जो भी आपके हार्मोन की वजह से ही है। सही में जो बोल रहे हो ना, एस्ट्रोजन लड़कों को दे दिया जाए तो लड़की के जितने भी बिहेवियर है वो सब लड़कों में आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो जो भी है वो हार्मोन की वजह से ही होता है। इसकी भी मैंने कहानी बता रखी थी। अब यहाँ पे देखो, सुनो इधर सुनो, अगर डिटेल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइम बचे, ठीक है, हमको आ रहा है कि ये अंडाशय का हम इमेज बना सकते हैं, तो इमेज बना लेना है। अभी ऐसा एक क्लिस्ट वाला नहीं, आप लोगों को सिंपल वाला भी बनाया हुआ है, इस तरीके से बना दो। इसको मैंने पढ़ने में टाइम लगा नहीं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे इसको बना दो। ये क्या हो गया, इतने नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो क्या हो गया, पित्त पिंड है, बस इतना, कॉर्पस लुटियम दिखा दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, डिग्रेडेड पार्ट हो गया, जो छोटा हो जाएगा। ये अंडाशय बन गया आपका, बस इतना का ही नाम लिखा दो ना, इतना कुछ नहीं भी याद है ना, इतना बनाने के बाद कुछ लिख दिया। यहाँ पे मैंने बस अंडाणु ही दिखा दिया। ये आपके 14th डे पे यही रिलीज होता है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का चलता है, उसमें 14th डे पे यही रिलीज होता है। पहले आप लोगों को बहुत डिटेल बता दिया गया। अब अंडवाहिका, अगला क्या है, अंडवाहिका। अंडवाहिका ही था ये, ये क्या है आपका, अंडवाहिका। क्योंकि यहाँ से जो ये अंड कोशिका रिलीज हुआ है, अंडाणु, ये कहाँ जाएगा, अंडवाहिका में। जहाँ वहन हो, जहाँ अंड कोशिका का वहन हो, उसी को वाहिका बोलेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब इस अंडवाहिका के 3 पार्ट है। ये जो फिमरेई की तरह दिख रहे हैं, फिमरेई को क्या बोलते हैं उतना नहीं आपको डिटेल बताया गया है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड ये कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। आपका अंडवाहिका कहाँ तक ले जाएगी, ठीक है, इसलिए भी गर्भाशय के पास ही ना आ रहा है ये जो है, ठीक है। तो ये अंडवाहिका वहन की यहाँ पे आएगा ना ये, ठीक है। तो वहन करके आ गया। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है, तो निषेचन यहीं पे होगा। ये इधर से क्या चल रहा है आप लोग का, शुक्राणु इधर से जा रहा है, ठीक है, और निषेचन यहीं पे होगा, यहीं पे भ्रूण का निर्माण होगा। वो सो गई क्या, उठा दो उनको, क्या हुआ, कोई परेशानी, बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा से मतलब क्या, कुछ नहीं आ रहा है, ये भी होता है। देखो तो ये अंडवाहिका समझ में आ गया, ये सिंपल है, बस वहन करेगा। और ये जो बोला अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन कहाँ पर होता है, यहीं पे, यानी कि अंडवाहिका में होगा, इस वाले जगह पे। ये जो ये है ना, ये यहाँ से कैच करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया अंड कोशिका आ गया, इधर से कौन जाएगा, ये शुक्राणु जाएगा, यहाँ पे जाके फ्यूज होगा, यहीं पे बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। एक्चुअली में भ्रूण यहीं पे बनेगा। अब ये भ्रूण फिर ट्रैवल करके, ठीक है, इधर पे आ जाएगा, ट्रैवल करके वो घूमेगा, ठीक है। क्या हुआ, कोई परेशानी, ये भ्रूण बना यहाँ पे, ठीक है, जायगोट। अब यहाँ पे ट्रैवल करके ये आ जाएगा। इसको ट्रैवल कराने के लिए
तो एक कोशिका बना है अभी, अब वो कोशिका का डिवीजन होगा, एक से वो बड़ा डिवीजन होता है, यानी एक सेल है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, वही बता रहे हैं 16 के बाद आपके बढ़ेगा। ये धीरे 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 क्या होते हैं, बहुत सीधे, बहुत ज़्यादा। आज 16 हम लोग में नहीं है, कई करोड़ कोशिका है हमारे शरीर में, ठीक है, वो आपके डिवीजन से बनी है और सबका एक वे में होता है, प्रॉपर फंक्शन किया जाता है। एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से आपके अलग अलग फिर हाथ पैर के संरचनाएं बनाई जाती है। पहले आपके मछली की तरह दिखेगा, फिर कुछ अलग अलग दिखेगा, फिर थोड़े थोड़े पैर निकलने लगता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये आपकी चीज़ अब बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी, ये 2 मंथ में इतना ही रहता है बच्चा यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में यूट्रस का साइज ना नॉर्मल वुमेन में बस इतना ही होता है, मुट्ठी के समान, एक्चुअल में बता रहे हैं। इस मुट्ठी के समान में 2 मंथ में तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखता बच्चे का, लेकिन आँख जितनी भी जो प्रॉपर्टी है ना, हाथ पैर बनने की, आपके जो आइज़ वगैरह है, ये सब थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाता है 2 मंथ में, और बिल्कुल बच्चे की तरह अपीयर होने लगता है। बहुत छोटा होता है, बस इतने साइज का, ठीक है। इसके बाद डिवीजन होगा, सेल डिवीजन समझ में आता है आपको? सेल डिवीजन आता है, 9th का पार्ट है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है तो फिर कहाँ से समझ में आएगा, 9th का ही पार्ट है। 1 2 2 से 4 यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। अब वो बच्चा, आप बचपन में कितनी थी, आज इतना कैसे हो गई है? खाना पीना खा रहे हैं तो उसको खाना नहीं मिल रहा है क्या? मम्मी लोग खाना नहीं खाती है, बोलता है कि जो माँ बनी उसको और डबल क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चा इसमें पल रहा है ना, वो खाना खा रहा है, वो भी, उसमें भी ग्रोथ हो रहा है। आप में भी सेल डिवीजन होते होते यहाँ पे इतनी बड़ी हुई है, इतना से भी इतना, और ये भी बच्चा इतना से इतना वैसे ही होता है, ठीक है। 9 मंथ माँ के गर्भ में ये बड़ा होगा, उसके बाद बाहर बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। बाकी का ज़्यादा नॉलेज है, डॉक्टर बन जाओ। आप देखो इधर, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने एक छोड़ दिया, ये अभी बाकी है, गर्भाशय, ठीक है, छूट गया जो बता रहा है। यह एक थैलीनुमा संरचना है। अब अंडाशय जान लिया, वहाँ से बच्चा का ये भी बन गया, भ्रूण भी बन गया, तब गर्भाशय में आएगा ना, जहाँ एक्चुअली में वो बड़ा होगा, ठीक है। तो जहाँ बड़ा होगा तो उसके भी बारे में बताना है, मेन पार्ट आपका वही है, मादा जनन तंत्र का। तो एक थैलीनुमा क्या है, संरचना है, जहाँ पर शिशु का क्या होता है, विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, ग्रीवा, ठीक है। ये ग्रीवा वाला पार्ट हुआ, उसके बाद ये अलग इस तरीके से बन जाता है, एरिया देखो, ये जो इस तरीके से आ रहा था, इसके बाद ये थोड़ा और बड़ा होता है, फिर ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये योनि मार्ग हो जाएगा, क्या जाएगा, योनि मार्ग, ठीक है। और फिर ये बाहर इस तरीके से। तो ये आपका पूरा, फिर ज़्यादा और डिटेल है तो योनि के बारे में भी बताया जाता है, वो मैंने नहीं लिखा है, अगर और टाइम है तो ये सब भी लिख सकते हो, ठीक है। उस सब के बारे में भी पढ़ लेना, अपने से नोट्स बना लेना। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये सब बता सकते हैं। तो वायवीय श्वसन क्या होगा आपका, जिसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की प्रक्रिया हो वो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन, सिंपल। फिर क्या है, वायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, यानी पूर्ण रूप से वो टूट जाएगा, पूर्ण रूप से ही ना टूटता है, बोलो श्वसन का एग्जाम, ये बोलो इक्वेशन बोलो, क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, किस में बदलेगा, O2 में बदल जाएगा, CO2 और हाँ 36 या 38 ATP, कोई भी ATP में बदल जाता है। हमको ATP मिल रहा है तो पूरा टूट गया ना, दिख रहा है, ऐसा थोड़ी टूटा है कि अभी ग्लूकोज था, ग्लूकोज के बाद और भी पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि अल्कोहल बन गया, ठीक है। अल्कोहल में पूरा कार्बन का मॉलिक्यूल तो गया नहीं, अल्कोहल मतलब क्या, C2H5OH, C2H5OH, केमिस्ट्री में तो सब पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका, नाम बताओ इसका, C2H5OH का नाम बताओ। एक क्या इतने साइलेंट क्यों हो गए हैं बच्चे, क्या चल रहा है आपका, बताओ इसका नाम बताओ। C2H5OH का नाम, IUPAC नेम, IUPAC नेम, कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 5 गो,
फिर OH, ये OH किसके लिए आता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं ना इसको, अल्कोहल का ग्रुप बोलते हैं। तो नाम बताना पूछ रहे हैं, पता करके आना। क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पहले तो ये मीथ इथ वाला पे कौन मिथाइल बोल रहा है इसको? कार्बन के गो है यहाँ पे? 2 गो, तो 2 गो वाले को मिथ बोल देंगे। कहाँ पे जाता है? इथ, यानी इथाइल पे जाएगा ये, सिंपल से बात है। और ये क्या है? OH है। अगर अल्कोहल नॉर्मल नाम बोलना है तो इथाइल अल्कोहल नॉर्मल नाम है, IUPAC नेम नहीं है, नॉर्मल नाम इथाइल अल्कोहल नाम है। और फिर अगर जाएंगे इसके वो IUPAC नेम पे तो कैसे बोलेंगे? इथेन मिथेन करके आता है ना, तो क्या होगा? इथेनॉल। क्या होगा? इथेनॉल। ऑल वर्ड किसके लिए यूज होता है? अल्कोहल के लिए। हो गया, पढ़ो, ये भी आता है 10th में। चलो ये हो गया। अवायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, क्योंकि अवायवीय देखो श्वसन में यही होता है जो मैंने अभी बनाया ना अल्कोहल, यही होगा आपका। अच्छा इधर ही बना देते हैं, C6H12O6 प्लस कुछ नहीं है ही नहीं ना, तो कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये C2H5OH में बदल जाता है, ठीक है ये। और यहाँ पे CO2 भी निकलेगा कुछ मात्रा में, और ATP बहुत कम मिलता है। कितना मिलता है? 2 ATP। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ ना इसका, कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि पूर्ण रूप से विखंडन नहीं हुआ। तो जिसको और इसको अच्छा बनाना है तो जो ये पॉइंट लिखा हुआ ना उसके नीचे ये बना देगा इक्वेशन, और जो मैंने अभी C6 वाला ये लिखा वो इसके नीचे बना देगा, ठीक है। ऐसे ही लिखना है अच्छे तरीके से। आपको और सुना है? ये नींद आ रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा बहुत? थोड़े बहुत आ रहा है तो उतना देर से बोले क्यों नहीं कि मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमको। चलो देखो इधर ध्यान से सुनो, सोए मत रहिए, सुनिएगा तो सब समझ में आएगा। वायवीय श्वसन में भोजन मतलब ग्लूकोज जो है उसका क्या होता है? फिर से लिख दिए हैं, एक पॉइंट एक्स्ट्रा फालतू में आ गया था, ठीक है। वायवीय श्वसन में भोजन, ये भी हो गया क्या सिर्फ? का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा में होता है, जो CO2, उसी को इक्वेशन को ही अलग में लिख दिया है। अवायवीय श्वसन में भोजन का विखंडन किस में होता है? अल्कोहल, जो अभी मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाइन बढ़ाने के तरीके हैं, ठीक है, टेक्निक। वो जो लिखो इक्वेशन में उसी को लिख डालो अपने शब्दों में, ठीक है। वायवीय श्वसन उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, यानी उच्च जीवधारी जो पहले भी बता चुके हैं हम लोग में, और भी जो पेड़ पौधे हैं, मछलियाँ, ये सब, जैसे कि ज़्यादातर पौधे, बड़े बड़े पौधे तथा जंतुओं में मानव, हिरण, पक्षी आदि, ठीक है। इसमें अवायवीय श्वसन किस में होगा? निम्न जीवधारियों में। यीस्ट, फीता कृमि, मतलब फीता जानते हो? उसी के जैसा कृमि नजर आता है, फीता कृमि नाम हो गया, ठीक है। कृमि यानी एग्जैक्टली वैसे, इसका नाम भी है टेपवर्म, बोलते हैं ना जो इंची टेप वाले को, ठीक है, तो टेपवर्म इसका नाम भी है। नहीं, हाइड्रा वाले में नहीं आता। यीस्ट आपका एक कोशिकीय फंजाई है, एक कोशिका वाले पे चला जा रही है, ठीक है। और ये भी आपके बस थोड़ा ही कुछ ही में। ये फीता कृमि इसलिए अवायवीय श्वसन करता है क्योंकि हमारे बॉडी में ये रहता है, ठीक है, तो उसको वायु मिल नहीं पाता उस तरीके से, और ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की नहीं है क्योंकि हमारे से पचा भोजन ही ले लेता है डायरेक्ट। तो ये ऐसे लोग हैं। फिर आपके जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके अवायवीय बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है। ये भी हो गया। सूक्ष्म जीवों में आपका आंसर आ जाएगा। किसको बहुत परेशानी हो रहा है वो जा भी सकते हैं। रक्त क्या है तथा आरबीसी की संख्या कितनी होती है? वो सिंपल 1-2 लाइन में 2 नंबर का ही है, ठीक है। तो रक्त क्या होता है? हो गया, आगे बढ़ जाए। इसमें कोई समझाने की जरूरत है किसी को नहीं है। सिंपल, ये क्या है, कौन सा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक है, जो शरीर के सारे अवयवों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ये एक लाइन में आंसर देना हो तो ऐसे दे दो, खत्म, एक बार में बोलते हुए इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तरल संयोजी उत्तक होता है, पूरे सारे अवयवों को, पूरे शरीर को जोड़ने का काम ये रक्त ही करता है, एवं पूरे शरीर में गैसों एवं खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। क्या होता है, कैसे काम करता है, ये एक लाइन में आंसर इसका सारा चला गया, ठीक है। मनुष्य में आरबीसी की कुल संख्या कितनी होती है? 5.5 लाख, ठीक है।
ज़्यादातर फीमेल में इतना होता है और ये मेल में, ठीक है। इस तरीके से इसकी संख्या वैरी करते रहती है। तो ये हो गया। और जिसको कुछ इसमें भी पॉइंट्स बना सकता है, जैसे देखो पहला वाला लाइन 1 पॉइंट में चला जाएगा, यह एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट रक्त सारे अवयवों को जोड़ने का काम करता है। तीसरा वाला पॉइंट पूरे शरीर में गैस एवं खाद्य पदार्थों का वहन करता है। और चौथा में आरबीसी की कुल संख्या बता दो। तो ऐसे भी पॉइंट्स करके बना सकते हो, इसमें भी मस्त नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स में 2 मार्क्स लाना भी ना बहुत बड़ी बात होती है कि कैसे आप टेक्निक अपनाएंगे कि आएगा। आप कौन सा कुछ स्पेशल बताते हैं उनको, कंटिन्यूअस आपका जो आवाज़ आता है वो कुछ एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो इधर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है। पता है कैसे होता है? सांस लेते हैं उन लोग स्टोमेटा के जरिए। देखो पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। इसका हिंदी क्या होता है? स्टोमेटा का रंध्र। क्या होगा? रंध्र। तो रंध्र भी लिख सकते हो या स्टोमेटा भी लिख सकते हो, ठीक है। जिसका उपयोग गैसों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। हो गया सिंपल। स्टोमेटा के जरिए ली गई ऑक्सीजन का इस्तेमाल पत्तियों में मौजूद कोशिकाएं ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, ये रेस्पिरेशन लिखा गया। इस लाइन में क्या लिखा है? ये श्वसन ही लिखा है ना। श्वसन का ही काम है कि ऑक्सीजन लिया, वो क्या किया, मौजूद ग्लूकोज को, पत्तियों में जो ग्लूकोज मौजूद है उसको तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल दिया। वही लिखा है ना, श्वसन ही लिखा है आपका। इसी तरह पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच से मौजूद हवा को रिक्त स्थान से, मतलब रिक्त स्थान से हवा लेती है। सिंपल सी बात है। अब जो एयर में है वहाँ तो स्टोमाटा प्रेजेंट है और एयर में तो काफ़ी एयर है ना, तो इजीली ले लेते हैं। और आपके जो जड़ में जो रिक्त स्थान होते हैं वहाँ पे जो आपके एयर घुले हुए हैं, मिले हुए हैं बेसिकली, वहाँ से जड़ जो होता है वो आपका गैस ले लेगा और वो अपना काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान लिखा गया स्टोमेटा के जरिए पूरे के पूरे प्लांट वाले पार्ट में, और जड़ में नॉर्मल आपके वहाँ पे स्टोमेटा नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ पे आपके नॉर्मल लेंटिसेल्स होते हैं या नॉर्मल सेल्स ही होते हैं जो कांटेक्ट में रहते हैं और एयर का एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे देखो ये सेल्स रहा, बाहर ये मिट्टी है। क्या सामने सुनाई दिया है हमको? कौन बोला है? काहे बकर बकर कर रहा है? बोलो उनको, बोलो उनको कि शांत रहे। चलो ठीक है। देखो इधर 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 जरूरत नहीं है वो सब। ये मिट्टी के कण है, इधर मिट्टी के कण है। इसमें क्या है, आपके एयर घुले, बेसिकली जो रिक्त स्थान है उसमें एयर प्रेजेंट रहेगा ना, वहाँ से एयर जाएगा। ये मैंने प्लांट का सेल बनाया है, वो इजीली जाएगा, वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है इस सेल में, वो ग्लूकोज में ऑक्सीजन जाएगा और आपका जो रेस्पिरेशन का काम है वो करेगा। तो गैस का आदान प्रदान इसीलिए ना हो रहा है। तो ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इधर, वृक्काणु की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। वृक्काणु क्या है? यहाँ पे वृक्क नहीं है, ये वृक्काणु है, यानी कि नेफ्रॉन, ठीक है। वृक्क क्या होगा? किडनी, और ये क्या है? नेफ्रॉन। तो इसकी क्रियाविधि और संरचना का वर्णन करने बोल रहा है। वृक्काणु की रचना, मतलब आपका संरचना जो है, ये उत्सर्जन तंत्र की एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उत्सर्जन तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलेंगे? वृक्काणु या नेफ्रॉन को। इसी को आपके किडनी का भी बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट करके बोलते हैं, ठीक है। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक, उनको क्या हुआ? ज़्यादा परेशानी कोई बउआ? बोलो, लग तो रहा है टॉर्चर हो रहा है भाई, पढ़ाया जाए। इतना सिंपल, अभी कुछ नहीं, वो भी हंसते खेलते पढ़ा रहे हैं। 4 ही क्वेश्चन हुआ है, ज़्यादा हुआ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? बोमेन संपुट, ये कैसे समझ में आएगा? हाँ, ठीक है। तो ये बना लेना है, ये भी सिंपल बन जाता है ऐसे। हाँ, वही वो वाला ही बनाना है, ठीक है। इसका नहीं बनाना है, वही बना सकते हैं, सिंपल इजीली बन जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बना लो, आराम से चला जाएगा। ये लंबा करके इधर भी, ठीक है। कितना सिंपली बन जाते हैं आपके सारे जितने भी फिगर दिए हुए इजीली बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो सब लोग शांत,
ये अब इसके पार्ट्स हमको जानने हैं, ठीक है। तो कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस किसको बोल रहे हैं? इस रेड वाले पार्ट को। ये जो गुच्छा बना हुआ है, गुच्छ नाम है तो गुच्छा बनेगा ना, तो सिंपल गुच्छा वाला, जो गुच्छा वाला पार्ट होगा तो उसको नाम लिख दो। याद ज्यादा रटना नहीं होता, समझ के लिखना होता है बस। फिर क्या है आपके बोमेन संपुट। अब बोमेन संपुट किसको बोल रहे हैं? ये जो कटोरी बन रहा है, ठीक है, आपकी जो केतली बन रही है, ठीक है, उस वाले कटोरी को क्या बोलना है हमको? बोमेन संपुट बोलना है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका क्या है, ये छन्ने वाला काम हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। आपकी केतली है, वहाँ पे ये छन्नी रखी हुई है, उसमें क्या है आपके सारे जो भी रक्त है वो छना रहे हैं। तो छन के कहाँ गिरेंगे? इस बोमेन संपुट यानी केतली में गिरेगी। अब केतली में गिरेगी तो केतली से गुजर के कहाँ जाएगी? इस तरीके से आपके आगे जो नलिकाएं हैं, अब ये जो नलिकाएं हैं उसके भी नाम है समीपस्थ संवलित, क्या है ये? नलिका, हाँ ठीक है। समीपस्थ मतलब पास में, समीप मतलब क्या होता है आपका? हाँ, इसलिए ये हमको लगा क्या ही है, नलिका ही होगा, ठीक है। तो समीपस्थ मतलब पास में, इसलिए अगर इसका इंग्लिश में होता है ना पीसीटी, ये ठीक है, जो आपके पास में प्रेजेंट होते हैं तो समीपस्थ ऐसे याद रह जाएगा ये भी। जो समीपस्थ संवलित नलिका, कुंडलित नलिका ऐसे करके भी होता है, ठीक है। तो आपके समीपस्थ नलिका जो पास में है, किसके पास में? इसके बोमेन संपुट से। ये बोमेन संपुट से लिया जा रहा है, ठीक है। तो बोमेन संपुट के पास में जो ये है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जैसे पेरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। कन्वोल्यूटेड मतलब ये संवलित यानी कुंडलित नलिका, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा? जो पास में है तो समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब वहाँ से गुजरेगा तो इधर आ रहा है, तो गुजरेगा तो इसका क्या नाम पड़ेगा? इसके हेनले लूप नाम है। क्या नाम है? ये नहीं लिखा हुआ है ये, ठीक है। हाँ, ये अधिरोही अवरोही करके जो होता है दोनों, ये भी है, ये लगता है आप लोग के लिए लिखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, ये लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिसेंडिंग, और ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग। डिसेंडिंग वाले को क्या बोलते हैं? अवरोही, आरोही, अवरोही। और ये क्या हो जाएगा? आरोही। आरोही ले जाने वाला, अवरोही नीचे ले जाने वाला, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गुजरता हुआ कहाँ चला गया? इस एक और कन्वोल्यूटेड आया है, ठीक है। तो ये कुंडलित का है, थोड़ा दूर है, इससे थोड़ा दूर हो गया ना, तो क्या नाम पड़ गया? दूरस्थ संवलित नलिका या कुंडलित नलिका हो गया। अब यहाँ से गुजरता हुआ कहाँ चला आएगा? इस वाले में संग्राहिक वाहिनी, कलेक्टिंग ट्यूब, ठीक है। इसका नाम क्या है? संग्राहिक वाहिनी, मतलब वही ढोने वाला है। संग्राहिक मतलब ऐसे ऐसे ना बहुत सारे नेफ्रॉन आएगा। देखो इधर भी जगह छोड़ा हुआ है, ऐसे ही इधर ही नेफ्रॉन होगा, ऐसा वाला ही, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, ऐसे ही बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो सबसे ये यूरिन लेकर, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है। तो मूत्र का निर्माण करेगा तो यहाँ जाएगा नहीं है, तो ये संग्रहण की तरह अब सबको कलेक्ट करता हुआ कहाँ चला जाएगा? ये आपका यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा। चलो देखो, तो अब बोमेन संपुट आप समझ में आ जाएगा। पहला ये हो गया। तो बोमेन संपुट क्या करेगा? वृकाणु का अग्रभाग है जो किसके जैसा होता है? प्याले के जैसा होता है, सिंपल। कोशिका गुच्छ क्या होगा? वृक धमनी तथा वृक शिरा के बार बार विभाजित होने से बना रक्त कोशिकाओं का गुच्छ कहलाता है। ये प्याला बना दो, ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब इसमें ये जो रक्त की जो आ रही थी, धमनी आ रही थी, वही आपकी क्या ऐसे गुच्छ बना रही है। क्या बना रही है? गुच्छा बना रही है। अब ऐसे करके फिर ये निकल जाएगी, तो इस गुच्छ में से आपका रक्त क्या होगा? इसमें छन के आएगा। तो यही क्या कहलाएगी? कोशिका, केशिका, कोशिका नहीं होता है, केशिका गुच्छ होगा, कोशिका तो नहीं होगा, ठीक है। केशिकाएं उसको बोला जाता है कैपिलरीज को। किसको बोलते हैं? कैपिलरी को। तो यहाँ पे कैपिलरी ही होता है ना, बहुत माइन्यूट होता है, इसलिए तो केशिका होगा। वृक शिरा, अब वृक शिरा क्या होगा? ये जो इससे निकल रहा है, ये निकल इस तरीके से बाद में निकलेगा। ये वृक में अशुद्ध रक्त लाने वाला रक्त वाहिनी, शिरा है ना तो अशुद्ध रक्त ही लाएगा, सिंपल। वृक धमनी क्या कहलाएगा? बोमेन संपुट में शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी। तो शुद्ध अशुद्ध के लिए इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। फिर है आपका वृकाणु का नलिकाकार भाग, ठीक है, जैसे कि हेलने लूप के आगे वृकाणु का अंतिम छोर कुंडलित होकर इस भाग की रचना करता है। किस भाग की रचना करता है भाई? करता है इसकी सतह पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, ठीक है।
अच्छा, नलिकाकार भाग के बारे में बता रहा है, ठीक है, इसको कि हेलने लूप के आगे वृक्काणु का अंतिम छोर जो होता है, ठीक है, कुंडलित होकर यानी दूरस्थ नलिका, ये किसके बारे में बता रहा है? दूरस्थ नलिका के बारे में। इसकी सतह पर क्या? अब ये संग्राहक नलिका सुनो, ठीक है, संग्राहक नलिका मतलब नेफ्रॉन का अंतिम छोर एक नलिका से मिलता है जो कि मूत्राशय तक जाता है, जो मैंने अभी जस्ट बताया। ये देखो, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट रहा, इधर से संग्राहक नलिका हुआ। अब ये लेते हुए क्या होता है, अगर इसको ये किडनी से इमेजिन करो, इस तरीके से किडनी होगा, थोड़ा ये हो गया, इधर होगा, ठीक है, ये बीन के शेप्ड का किडनी हो गया। अब यहीं पे समझो ये कलेक्टिंग डक्ट है जो सबसे कलेक्ट करके आ रहा है, ठीक है, कलेक्ट करते हुए, मूत्र को कलेक्ट करते हुए कलेक्टिंग डक्ट हुआ। अब ऐसे से एक बड़े से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पूरा में कलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी आ गया, ऐसे इधर से भी कलेक्टिंग डक्ट होंगे, इधर से भी कलेक्टिंग डक्ट होंगे, सबसे लेता हुआ ये इस तरीके से एक यूरेटर, जिसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। इंग्लिश में आपका यूरेटर होगा, ऐसे क्या होगा? मूत्रवाहिनी। तो ये लेता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? मूत्राशय में। अब यहाँ पे इस तरीके से मूत्राशय प्रेजेंट रहता है, इधर से भी होगा, ठीक है। अब ये यूरेथ्रा, इससे क्या होगा? यूरिनेशन, यानी कि मूत्र बाहर निकल जाएगा। ये दिख रहा है कैसे होता है चीज़ें। यहाँ नेफ्रॉन से एकदम जो माइन्यूट सेल है वहाँ से लेके पूरा आपका यूरिन के फॉर्मेशंस होते हुए किस तरीके से यूरिन का मूवमेंट होता है, यहीं पे यूरिन क्या होगा? कलेक्ट होके रखेगा, ठीक है। जब ये इसका लिमिट से बाहर हो जाता है तब यूरिनेशन का अर्ज आता है, तब यूरिनेशन करके बाहर कर देते हैं उसको। बगल बगल इधर बोले मैम क्या बोलते हैं उसको, इधर उधर देखने भी नहीं देगी, तो जालिम हो गया पूरा। वृक्काणु की संरचना हो गया, उतना लिखो उतना को एक्सप्लेन कर दो, सिंपल। अब वृक्काणु की क्रियाविधि भी बोल रहा था ना, तो क्रियाविधि वही है कि कैसे वो बनेगा, ठीक है। तो बोमेन संपुट की केशिका गुच्छ में उच्च रक्त, इधर देखो, बोमेन संपुट के केशिका गुच्छ में उच्च रक्तचाप के कारण, ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ छनकर रक्त से बाहर आ जाते हैं, जो रक्त में है बाहर आएंगे। सिंपल, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है। ये पदार्थ जल के साथ संग्राहक नलिका में जाते हैं, संग्राहक नलिका के बारे में ही अभी मैंने बताया था, और वहां से कहाँ जाएगा? मूत्राशय में पहुंच जाता है। केशिका गुच्छ के उच्च रक्तचाप के कारण कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि, ये सब क्या हो जाते हैं? छन जाते हैं, जिन्हें हिलने लूप को नलिकाकार भाग में फिर से सोख लिया जाता है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? पुनर्अवशोषण जो बोल रहा है, सुनो। अच्छा, यहीं पे तो है, ये देखो क्या बोला कि ये जो कोशिका गुच्छ है, ठीक है, केशिका गुच्छ है, यहाँ पे रक्तचाप बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से रक्त में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है ना, वो सबके सब छन जाती है, सबके सब, बस बड़े बड़े मॉलिक्यूल ही नहीं छनते हैं, यानी कि आरबीसी ये सब। अब आपको पता है रक्त में तो ग्लूकोज भी मिला हुआ है, आपके सारे चीज़ जो इसेंशियल पदार्थ है वो सब मिले हुए हैं। अब वो छन के इसमें आ गया, अब हमको उसको मूत्र के रूप में थोड़ी भेजना है बाहर, नहीं ना, वो तो हमारी इसेंशियल चीज़ें थी। अब वो छन गई है तो क्या होगा? अब भाई उसको वापस से फिर से वो कर लो, अवशोषित कर लो, तो वो कहाँ, उसका अवशोषण कैसे होगा? ये इधर आया, हिलने लूप में आया, इस वाले में इधर इस तरीके से। अब ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है सारा, ये क्या है? वासा रेक्टा जो लिखा हुआ है, ठीक है। वासा रेक्टा वही धमनी का ही पार्ट है, ये दिख रहा है, ये वाली धमनी ही आ रही है, ठीक है। तो ये धमनी का पार्ट है, उसमें ये वापस से क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसको पुनर्अवशोषण बोलते हैं। वापस से एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? पुनर्अवशोषण। समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? वही उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें, जैसे वहां पे वृक्काणु का वर्णन किया था और विक के बारे में, विक के कार्य बता रहे थे वो, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे सिंपल सिंपल यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। उत्सर्जन किसको बोलते हैं? जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है? ये तो याद करने की चीजें हैं, बस आप लोग को पता है पहले से कि जो भी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे लिए यूजफुल नहीं, उसी को ना बाहर निकालेंगे, ठीक है। उत्सर्जी अंगों का वर्णन इस प्रकार है। अब आप वर्णन कर दो इसके बारे में। तो पहला आपके नंबर पे क्या लिखा हुआ है? तो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए सिर्फ किडनी ही नहीं है, क्या क्या है? फेफड़ा भी है, ठीक है। तो फेफड़ा कैसे होता है आपका? ये इसके बारे में पहले कुछ डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपको डिटेल में पूछ रहा है तो फेफड़ा को लोकेशन बता दो, ठीक है। फुफ्फुस का
पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताना, अगर टाइम नहीं रहे तो ऐसा कुछ तो समय है, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा लंबा लिखना है तो इसके बारे में पहले डिस्क्रिप्शन दे दो कि ये क्या है। वक्ष गुहा के अंदर बाईं ओर 2 थैलियों से युक्त तथा दाईं ओर 3 थैलियों से युक्त, मतलब एक बड़ी और एक छोटी थैलियों से युक्त फेफड़े पाए जाते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, टेंशन मत लो, ये ट्राई किया, इधर से ये लंग्स, ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया, सिंपली समझो। इधर क्या होता है ना, ये क्या बोला, दाईं ओर 2 थैली बोल रहा है ना, देखो वक्ष गुहा के अंदर बाईं ओर 2 थैलियों से युक्त और दाईं ओर, एक्चुअली में देखेगा तो राइट और लेफ्ट थी, मतलब बेसिकली राइट और लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो दाईं ओर कितना है, 2 थैली, अब बाईं ओर ऐसे, कैसे है, ऐसे, तो 2 थैली बन गया और ये 3 थैली बन गया, एक बड़ी और 2 छोटी, तो ऐसे ही आपका बन रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अगर सिर्फ जो पॉइंट है वो लिखना है तो ये वाला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम उत्सर्जन पदार्थों को निकालना है ना, अपशिष्ट। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में यूज नहीं होता है और एक्सेस ऑफ वाटर भी हम रख के क्या करेंगे, तो वो भी निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का बाहर निकालने के लिए क्या होता है आपका, नींद में नहीं ना ले रही है, ठीक है, फेफड़ा का काम होता है, हो गया। फिर है आपका गुर्दे यानी कि किडनी, वही वृक्क, गुर्दे भी आपके उसी को बोला जाता है, वृक्क। हर एक लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है, जिसको बोला गया वो पढ़ लो। ये रक्त को छानते हैं, जो अभी लिखा हुआ था एक लाइन में, छानते हैं, और छाना हुआ भाग मूत्र कहलाता है, ठीक है। मनुष्य में 1 जोड़े गुर्दे होते हैं, ठीक है, यानी वृक्क, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है, इसकी स्थिति भी बता दी गई है। ये पीछे का आपका क्या है, कशेरुक दंड, ठीक है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। अब इसी से पीछे साइड में ही क्या होती है, किडनी लगी होती है, इस तरीके से, सॉरी ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। नहीं, हम लोग को लगता था तो ये बैकबोन है, ये बैकबोन है और उसके बगल से ही लगा हुआ रहता है। वही तो बोल रहे बैकबोन है, मैं हम लोग को लगता था किडनी आगे है, नहीं, ये पीछे होता है, ठीक है। एक्चुअली में ये पीछे से ज़्यादा पोस्टीरियरली आपको ये पता चलेगा। एक्चुअली में कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो फ्रंट से ही होता है, लेकिन फ्रंट में क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब इसको ढके हुए रहता है, ठीक है, तो ये उतना नहीं पता चलता है, पोस्टीरियरली ये ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। ये आपका बैकबोन रहा, यानी कि रीढ़ की हड्डी रही, कशेरुक दंड इसी को दिखाता ना कि किडनी पे जैसे यहाँ पे ऑपरेशन होता है, तो वही बता रहे। अब यहाँ पे पीछे साइड से है तो फ्रंट साइड से उसको हटा के ऑपरेशन इसको यहाँ से किया जाता है, क्योंकि पीछे से करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन आपका रहेगा लोकेटेड जगह कहाँ पे, उसका पोस्टीरियरली साइड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, मूत्रवाहिनी, उसी को बोला जा रहा है, कहाँ, ठीक है। तो ये निकले हुए मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है, सिंपल, ये बस आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है, ये बढ़ाने के लिए, आंसर बढ़ाने के लिए। मूत्राशय क्या करेगा, हैं, ये नाशपाती के आकार का होता है, पियर शेप्ड, इसी को बोलते हैं, नाशपाती के समान का, इस तरीके से। नहीं बन रहा है, ऐसे रहता है कोई बात नहीं कर देती, जैसे आप हंसते वैसे भी हंस रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका बन जाएगा, थैलीनुमा रचना है। यह उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होता है। ये रेक्टम आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो वो बता रहा है, ठीक है। मूत्र मार्ग, त्वचा 5 नंबर का है ना, थोड़ा तो करना पड़ेगा। मूत्र मार्ग क्या हो जाएगा कि अब मूत्राशय से भी तो बाहर जाएगा ना, तो उसको बोला जा रहा है, यह मूत्राशय के पिछले भाग से निकलने वाली नली है, इस तरीके से अभी तो बनाया था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग। ये क्या हो जाएगा, इधर इधर इधर, ये क्या है, मूत्र मार्ग है यहाँ पे। यह मूत्र द्वार के जरिए शरीर से बाहर खुलती है, ये, ठीक है, मूत्र द्वार हो जाएगा। फिर त्वचा, फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है शरीर में, त्वचा के थ्रू भी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है, त्वचा के बारे में बता रहा है। सबसे बड़ा अंग शरीर में कौन होता है, त्वचा ही होता है, ठीक है। त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं, जो पसीने मतलब बेसिकली उत्पन्न करती है, ठीक है, ये उत्पन्न करती है, ठीक है, सही लैंग्वेज।
पसीने में पानी, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और NaCl होता है। तो जो एक्सेस होते हैं उसको क्या कर दो, बाहर निकलता है स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू क्या होता है आपका, ये अमीनो एसिड यानी कि आपके जो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया बोलो, अमोनिया का सूत्र कोई जानता है? NaCl तो नहीं है, लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये आपका अमोनिया का हो जाएगा। ग्लूकोज, NaCl ये सब बोलते हैं स्वेटिंग, क्या बोलते हैं, NaCl यानी नमक, ठीक है। ज़्यादा नमक होगा तो ज़्यादा नमक निकलेगा, ठीक है। सब बोलते हैं नमक खाते तो बोलते हैं पसीना नमकीन, तो बोलते हैं तुम लोग चाटती हो ऐसे। हाँ, सही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ज़्यादा एक्सेस है तो वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो त्वचा भी एक्सक्रीटरी अंग की तरह काम करते हैं। कौन बोला? लास्ट ही है, ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम में 2 ही अंतर बताने हैं, तो बस 2 अंतर देख ली, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है, इधर बांट दो। अब 2 क्या है, जाइलम की कोशिका कैसी होती है, वृत्त, इसकी कोशिका क्या होती है, जाइलम एवं गुणित खनिज का स्थानांतरण करता है, ठीक है। जाइलम में करके ऐसे ये गलत है, ठीक है। जल एवं खनिज, जो भी लिखेगा यहाँ पे सुधार के लिखेगा, सही नहीं कि अंधे की तरह छाप लेना है और उसी को रट लेना है, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या क्या सुधारते हैं, क्या क्या हम एक्स्ट्रा बताते हैं, वो चीज़ें के लिए मैंने बोला है कि वो कॉपी में सबकी लिखानी चाहिए, पर सब बस सुन रहा है, या तो इधर उधर बतिया रहे हैं, या तो ऊ ऐसे करने में लगा हुआ सब, ठीक है। तो स्थानांतरण करती है, ये पता है। और ये किसका करती है, खाद्य पदार्थों का, सिंपल। 2 अंतर मेन लिखा गया इसका। धमनी और शिरा में अंतर, ये भी लास्ट है आपका, ये आपके 5 नंबर का है, ठीक है। तो शिरा और धमनी लिखा गया है, और जो इतने अभी हम बोलते हुए आ रहे हैं ये हर्ट में जितना भी बताया वो सब लिख डालो इसमें। ये अंगों से उत्तकों, ठीक है, अंगों एवं उत्तकों से हृदय तक रक्त को ले जाती है, बताया शुद्ध रक्त को, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, जो भी आपके अंग है, उत्तक है, वहाँ पे। इनकी गुहा चौड़ी होती है, यानी ऐसे बड़ी होती है थोड़ा। जो इसकी जो पाइप है उसकी क्या होती है, थोड़ा वो मोटा होगा, क्योंकि ये पूरे शरीर से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो ये थोड़ी चौड़ी होगी। इनकी गुहा संकरी होती है, पतली, ये ऐसे होगा, और इसका दीवार इतना मोटा होगा, ठीक है। ये दीवारें बहुत मोटा, ये दीवार मैंने बनाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, संकरी। और ये जो मैंने बताया ना, इसका दीवार बहुत पतला, तो ये इसका चौड़ा हो गया, ऐसे रहेगा, ठीक है। इनकी दीवार पतली और मतलब ये क्या बोलते हैं, लचीली होती है, ठीक है, लचीली होती है, ठीक है। और ये क्या होगी, इनकी दीवारें मोटी, लचीली एवं पेशीय होती है, इस तरीके से आपका होगा। ये बहुत मोटा होता है, ठीक है, तो उतना ये नहीं होगा आपका। ये प्रायः अंगों में बाहर की ओर स्थित होता है। अंगों में बाहर की ओर करने का क्या मतलब है, कि कोई भी अंग है, ठीक है, तो इसके ऊपर सुपरफिशियली रहता है। जैसे देखो वेन नजर आते हैं ना सबके, मतलब ये जो आपकी सिराएं हैं वो नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन ये नजर नहीं आता है, ये धमनी कैपिलरीज आपको नजर नहीं आने वाली है। ये प्रायः अंगों में अंदर की ओर स्थित होती है, इसी को बोला जा रहा है। ये गहरे लाल रंग या नीले बैंगनी रंग की होती है, गहरे। इसका अगर कभी वेन कटे ना, ठीक है, वेन कटने के बाद जो ब्लड दिखेगा बहुत गाढ़ा अलग ही टाइप में नजर आएगा, ठीक है। और ये बैंगनी थोड़ा, या तो जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग कि ये नस क्या ग्रीनिश नजर आ रहा है ना, तो ये तो खैर उसका कलर आपके इसी वजह से नजर आते हैं, ठीक है। इनका रंग गुलाबी या लाल होता है, जो लाल नॉर्मल जो रेड होता है ना वो होगा, गुलाबी पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। गुलाबी चाहो तो इसको काट भी सकते हो, कैसा होगा, लाल। इनमें कपाट पाए जाते हैं, कपाट मतलब गेट लगे हुए रहते हैं। गेट क्यों लगे हुए रहते हैं, हाँ, ऊपर से वापस नीचे नहीं आए, क्यों, क्योंकि आपके ये पूरे शरीर से ब्लड को लेके जा रहा है हार्ट की तरफ ना। हार्ट कहाँ, ये बीच वक्ष गुहा में। अब ये ब्लड तो पूरे शरीर से भी लाएगा ना, और वही धमनी का काम क्या है, यहाँ से बस फैला देना है। तो नीचे जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर आने में तो प्रॉब्लम है ना। तो धमनी में कोई भी गेट नहीं लगा हुआ रहता है, वही सिराओं में गेट ऐसे ऐसे गेट लगे हुए रहती है, ठीक है। ऐसे कपाट नहीं पाए जाते हैं। रुधिर के बहने की गति क्या होती है, धीमी होती है। नीचे से ऊपर जा रहा है, फास्ट तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, वो कलेक्ट करते हुए जा रहा है, धीरे धीरे
बनाते हुए चलेगा। यहाँ पे रुधिर की अत्यधिक दाब से, यानी जैसे ही पंप होता है, आपका ब्लड पंप कर रहा है ना, नीले का जो मैंने बोला था, वो जैसे ही पंप किया पूरे शरीर में ब्लड फैलता है, इतने तेजी से फैलता है क्योंकि एक तो डाउनवर्ड है, ग्रेविटी के टुवार्ड्स है, तो आपके पूरे के पूरे शरीर में फैलता है। दोनों की बात खत्म नहीं हुई है, एक पीछे है क्या आगे, ये दोनों का चल रहा है। क्या चल रहा है आप लोगों का डिस्कशन? आइए, क्या है, दीवारें इसकी क्या होती है, पतली होती है, जिसके कारण ये पिचक जाता है। पिचक जाता है मतलब अभी दिख रहा है ना, पतली होती है, तो बाद में ये संकुचित भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत मोटी होती है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ इसमें सिस्टम नहीं होता है। तो 5 नंबर क्या आएगा, तो इस तरीके से लिखना है, 2 जितना बोलेगा उतने नंबर के पॉइंट्स बना देने हैं, उसे 1-2 एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है। तो जितने याद रहेंगे उतने, और बाकी बनाने की आदत आनी चाहिए। ये खत्म हो गया, अब नहीं है आपका। लो, थैंक यू नहीं, हम थैंक यू नहीं लिखने का, बहुत जल्दी बनाने में थे। अच्छा लो, लिख देते हैं। बड़ा गंदा से लिखेंगे हम, ठीक है, ये आराम से चलेगा। अच्छा वाला नहीं अभी लिख रहे हैं, ठीक है। आपका मन ही नहीं है कहना। लो, ठीक है, अच्छा वाला हो गया, सिंपल सा। तो थैंक यू, खत्म हो गया क्लास आप लोग का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो भी ये चीज़ें आपकी थी, प्रैक्टिस जो सेशन थी ये थ्योरी वाली की, ठीक है, लगभग समाप्त हो गई है आप लोग की। अब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है कि जितने अभी बताए गए हैं वो सब आने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव का आंसर आपसे ही पूछा जाएगा। इधर इधर अभी चाहिए, आप लोगों को बाहर जाना है, जो बोल रहे हैं वो सुनो, जितना बताया गया वो पूरा आना चाहिए, तभी जाके ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। ऑब्जेक्टिव का आंसर आपसे ही पूछा जाएगा, उसमें हम कुछ एक्सप्लेन करने वाले नहीं है, फटाफट वो चलेगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर आप लोगों को बताना है। तो उसके लिए चाहिए कि जितने अभी तक बताए गए हैं वो पढ़ लो, ठीक है, जिसको उतना रहेगा तो आंसर आराम से देते हुए चलेंगे, और वो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव कितना मायने रखता है ये आप लोग को भी पता है, 50% हो गया ना, तो 50% 40, हाँ वो 20 नंबर और प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो 40 नंबर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। उसके लिए कितने ऑब्जेक्टिव देते हैं? 80। भाई वो अलग गजब है, चुन करते रहो जितना है। ये कितना ज़्यादा ऑप्शन आप लोग को दिया जाता है, तो 40 में 40 तो पक्का है, सिंपल सी बात है, वो चूज़ करेंगे तो 40 में 40 आराम से आ जाएगा। 20 घर से पास तो हो गए, 40-20, ठीक है। लिखने का तरीका आपको बताया जा रहा है हर सब्जेक्ट में, ठीक है, कि कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। नहीं आने पे भी होता है, ठीक है। पहले तो ये कि अपना पूर्ण दो, अच्छे तरीके से दो जैसे लिखना है, उसके बाद नहीं आने पे कैसे कहानी बनाने होते हैं उसको भी दिया गया है। साइंस में तो नहीं बना पाओगे, वो तो आता ही है, वो बना लोगे आराम से। तो ये भी आपके 95 प्लस होने चाहिए, 99 लगभग, इसमें भी सबको टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 1 नंबर सर पे छोड़ देते हैं, उसकी मर्जी, नहीं बस मेरे तरफ से 99 होना चाहिए पूरा का पूरा तरफ से, ठीक है। और थ्योरी का कितना प्रैक्टिस हुआ, 60 तो मेरा आ गया ना, इजली 60 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मात्र 40 नंबर की प्रैक्टिस करनी है, 40 नंबर आराम से। 2 कैसे देना, 40, 5 इमेज बनाने की कैसे आई, फ्लो चार्ट बनाने के लिए जो बताया गया आपको, कैसे भी बस कहानी बना दो। हर सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में चीज़ें बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से कल सबको याद होनी चाहिए चीज़ें जो भी आज पढ़ाई गई है।